हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर के रिलेटेड। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, जो कि टारगेट करेगा आपके एफडब्ल्यूए एग्जाम को और जेकेपीएसआई एग्जाम को। और एग्जैक्ट हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जिस हिसाब के क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में बने थे। इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा लेवल अपना एडवांस रखेंगे इस बार, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें हम फोकस करेंगे कोर टॉपिक्स को भी जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो उस हिसाब की हमने यहाँ पे पढ़ाई करना है। एक और चीज़ कि ये आपका नॉर्मल एमसीक्यू सेशन नहीं होने वाला है, ये पूरा का पूरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक टाइप का आपका लेक्चर है ये, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस। एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, इतनी मेरी गारंटी। बस एंड तक आपको क्या करना है, बने रहना है, ठीक है। और ख़ास करके जो अकाउंटेंट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि आपका ये वाला जो टॉपिक है इसका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर आपके उसमें नंबर कम आए थे या कुछ टॉपिक आपको नहीं आते तो आप ज़रूर ये वाला लेक्चर देखना, प्रॉपर आपकी रिवीजन होने वाली है, ठीक है। और जो भी एफडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना चाहता है तो मेरे को वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनालिटिकल एमसीक्यूज़ लगाएं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो और हर सैटरडे फुल मॉक टेस्ट हो, तो आप एफडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो थोड़ा सिलेबस पे को हम देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है एफडब्ल्यू कंप्यूटर के नाम से, उसको चेकआउट कर लेना, वहाँ पे वो 2 लेक्चर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जो रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, ठीक है। अब जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है रिलेटेड टू वायरस, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे वायरस का, उसके टाइप्स का, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ने नहीं बैठे, हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर देखना आप एमसीक्यू लगा के आपके क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे हमारा ये वाला टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, वायरस के, ठीक है। वायरस पे जाने से पहले आपको सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए मालवेयर का, क्योंकि वायरस जो है हमारा एक टाइप का क्या है, मालवेयर। आपको पता होना चाहिए कि मालवेयर होता क्या। देखो, अब नोट्स बनाएंगे सब मेरे साथ साथ। पहले हम बात कर लेंगे वायरस, सॉरी, मालवेयर की, ठीक है। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर क्या है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करे, उसका डेटा क्या करे, स्टील, चोरी करे, ठीक है। और अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ले, मतलब बिना पूछे, बिना हमारी परमिशन के हमारे कंप्यूटर का एक्सेस ले ले। वो सारी चीज़ें क्या होती है, मालवेयर। अब मालवेयर के अंदर ही काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं मालवेयर के। जैसे हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है वो होता है वायरस, ठीक है, वायरस। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा वॉर्म। फिर आता है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ये सारे की सारी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स आ जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रैनसमवेयर की। किसकी? रैनसमवेयर की। रैनसमवेयर के बाद आता है हमारा स्पाईवेयर। ये सारे सारे आप लिख लेना। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं, ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ पहले आपको। फिर आता है एडवेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि एडवांस चीज़ें करेंगे। जेकेएसएसबी कोर टॉपिक्स पे सवाल पूछ रहा है, तो वो कोर टॉपिक्स भी हमको पढ़ने हैं, ठीक है। एडवेयर के बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट की लॉगर। इस सारे किसके टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास? मालवेयर के, की लॉगर। फिर आता है रूट किट। जितने मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये सारे हमने क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। रूट किट। रूट किट के बाद आता है हमारा लास्ट बॉटनेट। अब ये सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स हैं किसके? मालवेयर के। अब मालवेयर के अंदर ये सारी टाइप्स तो आ गए, लेकिन इनके एग्जांपल्स भी होते हैं। जैसे वायरस का एग्जांपल होगा, वॉर्म का एग्जांपल होगा, ट्रोजन का, रैनसमवेयर का, तो वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। और इनकी फंक्शनिंग, ये कैसे हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को डैमेज करते हैं, कैसे डेटा को स्टील करते हैं, वो सब हम चीज़ें इसमें जानने वाले हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू था वो था रिलेटेड टू वायरस, और स्पेसिफिकली उसने बोला पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो हम क्या करेंगे, अभी पूरा का पूरा वायरस को ख़त्म करेंगे, वायरस पढ़ेंगे, वायरस के टाइप्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने टॉपिक डाल देनी है, ये भी आपने साथ साथ में लिख लिया होगा। अब टॉपिक डाल देना कंसेप्ट ऑफ वायरस। सबसे पहले हम वही करने वाले हैं, वायरस को, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वायरस होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, और उसके इंपॉर्टेंट टाइप्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना हमने, बस आपने क्या करना है, एंड तक बने रहना है, ठीक है।
वायरस। अब वायरस क्या है जी? तो वायरस क्या है? एक सबसे पहले मलिशियस प्रोग्राम है। मलिशियस प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है? और इन्फेक्ट करता कैसे है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्ट करने के लिए इसको डिपेंडेंट होना पड़ता है ह्यूमन के एक्शन पे, जिसे हम यूजर एक्शन कहते हैं। यूजर एक्शन समझ नहीं आया क्या होता है? अभी बताता हूँ। यूजर एक्शन में आ गया, जैसे आपने कोई यूएसबी लगा दी अपने पीसी में, यूएसबी कनेक्ट की, तो वो यूजर एक्शन है। आपने किसी फाइल पे क्लिक किया और वायरस एक्टिवेट हो गया, ये आपका यूजर एक्शन है। ठीक है, आपने कोई अनऑथराइज्ड ईमेल ओपन कर ली, कोई स्पैम ईमेल ओपन कर ली, उसकी वजह से क्या हो गया? वायरस एक्टिवेट हो गया। तो ह्यूमन एक्शन की वजह से आपका वायरस जो है वो एक्टिवेट होता है। इसे ह्यूमन एक्शन की जरूरत पड़ती है। विदाउट ह्यूमन एक्शन ये कभी भी ऑन नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, और स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो स्प्रेड होने के लिए ह्यूमन एक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, वायरस के केस में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वायरस को हमेशा होस्ट की जरूरत पड़ती है। होस्ट की जरूरत, होस्ट कौन है? जैसे आप रियल लाइफ जो वायरस होता है उसकी बात में, पहले उसकी एग्जांपल सपोज कर लो। ये होस्ट हमारी क्या है? एक टाइप का एग्जांपल समझना है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब विदाउट ह्यूमन बॉडी हमारा जो वायरस होगा वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा, मतलब डेड पड़ा होगा। और जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। विदाउट होस्ट वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो एकदम क्या होता है? इनएक्टिव होता है, मतलब उसमें कोई भी जान वगैरह नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो अपने आप को क्या करता है? एक्टिव करता है और मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। ठीक है, सेम केस विद कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है? जैसे ही ये कोई कंप्यूटर की फाइल में एंटर करेगा, और कंप्यूटर की फाइल मतलब क्या है? होस्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी था। ठीक है, उसमें जाके फिर ये अपने आप को एक्टिव करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अपनी कॉपीज बनाना ये शुरू करेगा। तो वैसा ही केस होता है जैसे ह्यूमन बॉडी का केस होता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या है? होस्ट। लेकिन होस्ट अगर मैं कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में होस्ट क्या हो जाएगा? जैसे फाइल्स हो जाएंगी। ठीक है, कोई गेम हो जाएगी, यूएसबी फाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ईमेल के अंदर आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें क्या होंगी वायरस के लिए? वो सब चीज़ें होस्ट होंगी। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो ये होता है कंसेप्ट किसका? वायरस का। कैसी फंक्शनिंग होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन कब? जब होस्ट के साथ मिल जाए ये। वॉर्म के केस में अभी आगे आएंगे। वॉर्म के केस में वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, लेकिन उसको होस्ट पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वायरस के केस में वायरस को होस्ट चाहिए, तभी वो एक्टिव होगा। ठीक है, ये आपको बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक फंक्शनिंग बता दी किसकी? वायरस की। अब हम एक एक करके सारे के सारे क्या करेंगे? वायरस के हम टाइप्स करेंगे, क्योंकि एक भी टाइप अपने छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है यार किस हिसाब का कंप्यूटर पूछ रहा है। तो हम बाकियों की तरह नहीं करेंगे कि ऊपर ऊपर से करवा दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रट्टा मरवा दिया, तो वो सब नहीं करेंगे। कंसेप्ट में चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल में सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, अब हम वायरस के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टाइप आता है इसका, पहले मैं आपको सारी टाइप्स इसकी लिखवा देता हूँ ताकि आपके साथ साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनते जाएँ। ठीक है, पहला होता है इंपॉर्टेंट बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर के बाद आता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर के बाद हमारा आता है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक यहीं पे पूछा हुआ है ना? हाँ देख लो, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक के बाद हम पढ़ेंगे मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टाइट होता है। ठीक है, मल्टी पार्टाइट। फिर आता है रेजिडेंट। रेजिडेंट वायरस। और एक होता है जो बहुत खतरनाक होता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, और एक होता है स्टेल्थ।
तो देख लो, वायरस की ही इतनी सारी टाइप्स पढ़नी है, तो सोच लो मालवेयर अभी इतने सारे हैं, तो लेक्चर लंबा होगा, लेकिन मेरी इतनी गारंटी, मैं अपने हिसाब से कुछ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, एक से एक चीज़, एक से एक कोर टॉपिक और एडवांस तरीके से सब कुछ हम करने वाले हैं। तो ये है, अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा वायरस हो जाएगा, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम बात कर लेंगे अपने डिटेल में, करेंगे अपना बूट सेक्टर वायरस, क्या उसकी फंक्शनिंग होती है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सॉरी यार, एक चीज़ के लिए सबसे पहले ना हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं वायरस की। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेगी यार, क्या पता वहाँ से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, कैसी कैसी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी वायरस को लेके पहले। अगर मैं अर्ली कंसेप्ट की बात करूँ ना, तो याद रखना, सबसे पहले वायरस नहीं आता, सबसे पहले वायरस की थ्योरी दी गई थी। अगर मैं बात करूँ वायरस की थ्योरी किसने दी थी, वायरस की थ्योरी दी थी किसने, जॉन वॉन न्यूमन ने। और इन्हीं के बेसिस पे अभी हमारा जो कंप्यूटर रन करता है, वो इन्हीं का आर्किटेक्चर है, याद रखना, जॉन वन न्यूमन का, जो हमारा पीसी होता है। ठीक है, थ्योरी किन्होंने दी थी वायरस की, जॉन वन न्यूमन। और वो क्या थ्योरी थी, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, बनाया नहीं था इन्होंने, इन्होंने बस क्या दी थी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग थ्योरी दी थी रिलेटेड टू वायरस। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहला एक्सपेरिमेंटल वायरस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वायरस, यहाँ पे पूरा लिख लेना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वायरस कौन सा था, तो वो था आपका क्रीपर, क्रीपर वायरस। और इसको 1971 में बनाया था किसने, बॉब थॉमस ने। किसने, बॉब थॉमस ने बनाया था, 1971 में बनाया था क्रीपर वायरस बॉब थॉमस ने। ठीक है, और इस पे मैसेज शो करता था, जब भी ये एक्टिवेट होता था तो मैसेज आता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। अब इसी को रिमूव करने के लिए ना, पहला जो प्रोग्राम बनाया जाता था वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको रिमूव करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था, फर्स्ट एंटीवायरस भी हमें कह सकते हैं, वो था रीपर। रीपर, इसी को रिमूव करने के लिए बनाया गया था, किसको, क्रीपर को। ठीक है, पहला एंटीवायरस भी हमें इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वायरस क्या हो गया, क्रीपर, और फर्स्ट एंटीवायरस क्या होगा, रीपर। ठीक है, ये तो हो गया कंप्यूटर वायरस। लेकिन अगर बात करें ना पहला पीसी, पीसी का वायरस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर जो है एक ब्रॉडर टर्म है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यार। ठीक है, आपका एटीएम जो है वो भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है ना, लेकिन पीसी क्या होता है, जो आप यूज़ वगैरह करते हो, लैपटॉप वगैरह। ठीक है, डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर जो होता है वो आपका पीसी हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं। अब पहला पीसी वायरस जो बना था वो बना था 1980s में, और बनाने वाली कौन सी कंट्री थी, तो पाकिस्तान थी। ठीक है, पाकिस्तान थी। ठीक है, जिसका नाम था ब्रेन वायरस, 1980s में 19 स्पेसिफिकली 1986 में बना था, और इसका नाम था ब्रेन, ब्रेन नाम था। ठीक है, कब बना था, तो 1986 में। और कंट्री कौन सी रहेगी, तो आपकी पाकिस्तान। और ये आपका फर्स्ट एमएस डॉस, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस था आपका। ठीक है, पहला पीसी वायरस कौन सा था, ब्रेन। लेकिन पहला कंप्यूटर वायरस पूछे, कंप्यूटर वायरस अगर कभी भी एमसीक्यू में आ गया ना कि पहला पीसी वायरस, पर्सनल कंप्यूटर वायरस, तब आपका आंसर क्या होगा, ब्रेन। लेकिन उसने पीसी नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा हुआ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, तब आपका आंसर होगा क्रीपर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ईमेल के थ्रू फैलने वाला एक वायरस आया था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था मेलिसा। ठीक है, मेलिसा आया था 1999 के अराउंड। ठीक है, और ये ईमेल के थ्रू फैलता था, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। ठीक है, ईमेल के थ्रू ये फैलता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गए पूरी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने बूट सेक्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉरी यार, ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलो गलती हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा पहला जो वायरस रहेगा वो रहेगा बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस के बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल में। बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। अब बात आती है कि बूट सेक्टर होता क्या है। देखो, इसका नाम बूट सेक्टर वायरस पड़ा क्यों। बूट सेक्टर क्या होता है, हार्ड डिस्क के, हमारा जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, उसका पहला पार्ट होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हमारा बूट सेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर, इस बूट सेक्टर में
कंप्यूटर के ऑन होने के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर लिखे होते हैं? इसी बूट सेक्टर के अंदर, जो कि कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क का पहला पार्ट होता है। अब मुझे बताओ कि अगर बूट सेक्टर पे ही कोई वायरस आके बैठ जाए तो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस उस जहाँ पे लिखे हुए हैं, तो क्या हमारा कंप्यूटर ऑन हो पाएगा? ना। तो होता क्या है ना, बूट सेक्टर में हमारे जो कंप्यूटर ऑन होने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और सबसे पहले क्या होता है, हमारा बूट सेक्टर ही लोड होता है। क्या होता है? बूट सेक्टर लोड होता है, फिर जाके आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। पहले बूट सेक्टर लोड होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे कंप्यूटर के ऑन होने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, सबसे पहले वही चालू होगा ना, फिर जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बूट सेक्टर को ही मैं इन्फेक्ट कर दूँ तो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो वायरस बूट सेक्टर को अटैक करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस किसको अटैक करता है? हार्ड डिस्क का जो पहला पार्ट होता है बूट सेक्टर, उसको क्या करता है? अटैक करता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर अटैक हो जाए और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाए तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होता। ठीक है, और ये जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसी बूट सेक्टर को हम बोलते हैं एमबीआर। क्या बोलते हैं? एमबीआर। एमबीआर की फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसी को क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो होता क्या क्या इससे? हमारा सिस्टम बूट नहीं हो पाएगा, सिस्टम बूट नहीं हो पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चालू नहीं होगा। ठीक है, और बार बार हमारा कंप्यूटर क्या होगा? लैग करना शुरू कर देता है, बार बार वो शो करते रहता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। और आता कैसे कैसे? आप कोई ख़राब सी पेन ड्राइव उठा के ले आओ, पेन ड्राइव लगा दो। ठीक है, कोई फ्लॉपी डिस्क अगर आपने पुरानी, वैसे तो अब फ्लॉपी डिस्क आती ही नहीं है, फ्लॉपी लगा दो पुराने के टाइम पे। ठीक है, या कोई पिरेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब इलीगल सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो जाके आपका बूट सेक्टर वायरस तब जाके आपका एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि बूट सेक्टर वायरस के इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल कौन कौन से हैं? जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ब्रेन वायरस, वो आपका पहला पीसी बूट सेक्टर वायरस था। ब्रेन जो था वो, एक एग्जांपल ये होगी ब्रेन, और एक होता है मिकलैंगो, माइकलैंगलो। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं किसकी? बूट सेक्टर वायरस की। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस की, जिसका एमसीक्यू अभी ऊपर है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, साथ साथ में आई होप आप नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, बात करेंगे हम पॉलीमॉर्फिक वायरस की। अब देखो, अगर मैं सिर्फ पॉली वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। ठीक है, और मॉर्फ का मतलब होता है बहुत सारे फॉर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है ना, ये बार बार अपना रूप बदलते रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो एंटीवायरस साहब है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जो एंटीवायरस लगाया है उसको चकमा देता है रूप चेंज कर करके। ठीक है, क्योंकि ये अपना क्या करता है, कोड जो होता है ना इसका, कोड उसको हमेशा क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। ठीक है, सपोज करो एक वायरस आया, एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया, अब यही सेम वायरस क्या आ रहा है? अपना कोड चेंज करके आ रहा है। ठीक है, तो एंटीवायरस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करते हैं? अपना कोड चेंज कर लेते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपनी अपीयरेंस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना, ये जो अपनी कॉपीज बनाता है ना, हर कॉपी मतलब हर कॉपी एक दूसरे से अलग होती है। जैसे ये 3 कॉपीज इसने बनाई, ये इससे अलग होगी, ये इससे अलग होगी, इसीलिए एंटीवायरस कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक्चुअल में वायरस क्या है। ठीक है, वायरस कौन सा है तीनों में? तो इतनी सारी ये अलग अलग फॉर्म्स की कॉपीज बना लेता है कि एंटीवायरस भी क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलीमॉर्फिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना स्टॉर्म, और एक होता है VIR लॉक, ये आपका पहला पॉलीमॉर्फिक वायरस था, VIR लॉक। ठीक है, स्टॉर्म हो गया, VIR लॉक हो गया, फिर आता है बी बोन, ये याद रखना
बी बोन आ गया, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास सैलिटी, ठीक है। एक लास्ट और याद रखना, क्रिप्टो वॉल, ये भी बहुत फेमस था, ये भी रिसेंट ही आया था क्रिप्टो वॉल, ठीक है। तो ये सारे किसके हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस के, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे यार। देखो पहले 4 स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपको पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में पढ़ा दिया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे दोगे। लिखा हुआ, हाउ डू पॉलीमॉर्फिक वायरसेस प्राइमरली अटेम्प्ट टू इवेड डिटेक्शन बाय स्टैंडर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कैसे बचते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस? तो कैसे बचते हैं देखो, by changing their identifiable binary code or signature with each new infection while keeping their function intact। तो अपना क्या करते रहते हैं वो, बिनरी कोड वगैरह या सोर्स कोड जो होता है, एक ही चीज़ होती है, उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये वाला डी स्टेटमेंट पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ बाय हाइडिंग एक्सक्लूसिवली इन द मास्टर बूट। ये किसका काम था? बूट सेक्टर वायरस का, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस का। अगर क्वेश्चन में बूट सेक्टर वायरस के रिलेटेड चीज पूछी होती तब मेरा आंसर क्या था, आंसर आना था डी। लेकिन पूछा किसके रिलेटेड है, पॉलीमॉर्फिक वायरस के, तो हमारा सीधे क्या आंसर हो जाएगा, बाय चेंजिंग देयर आइडेंटिफाइड बिनरी कोड और सिग्नेचर विथ ईच न्यू इन्फेक्शन वाइल कीपिंग देयर कोर फंक्शन इंटैक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये तो हो गया हमारा पहला एमसीक्यू कंप्लीट, लेकिन हमारा वायरस का टॉपिक अभी बचा है। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा जो है वो नेक्स्ट कौन सा वायरस आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइल इन्फेक्टर वायरस के बारे में। किसके बारे में? फाइल इन्फेक्टर वायरस, ठीक है। अब हेडिंग डाले ना, फाइल इन्फेक्टर वायरस। नाम में ही पता चल रहा है कि हमारी जो फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर की जो फाइल्स होती हैं, उनकी एक्सटेंशन होती है ना ऐसे करके, e.exe, .com, .dll, .bat। तो इन्हीं को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है हमारा फाइल इन्फेक्टर वायरस, और छुपा भी इन्हीं फाइल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो फाइल इन्फेक्टर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और जैसे ही सपोज करो ये कोई आपकी फाइल है, कंप्यूटर के अंदर फाइल है, आपने इसको ओपन किया, इस पर क्लिक किया, तो कंप्यूटर जो वायरस भी होगा ना, वो इसी क्लिक के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका ये फाइल रन करेगी, वायरस भी अपना काम शुरू कर देगा, वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। एक फाइल से शुरू हुआ था वायरस, और वो क्या करेगा, अपने आप को फैला फैला के जो दूसरी फाइल्स है कंप्यूटर पे, उनको भी क्या करेगा, इन्फेक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक फाइल से शुरू हुआ था, एक्टिवेट हो गया, उसने सारी फाइल्स आपकी इन्फेक्टेड कर दी। यही हो गया हमारा फाइल इन्फेक्टर वायरस। और मेनली ये डैमेज किसको करता है, आपकी कंप्यूटर की फाइल्स को। जैसे जो बूट सेक्टर था वो किसको इन्फेक्ट कर रहा था, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि वो जो MBR है, मास्टर बूट रिकॉर्ड है, उसी को क्या कर दे रहा था, तहस नहस कर दे रहा था, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं हो रहा था। लेकिन ये थोड़ा कम डेंजरस होता है, क्योंकि ये आपकी फाइल्स को प्राइमरली क्या करता है, टारगेट करता है, उन्हीं को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाएगा कास्केड, ठीक है, कास्केड वायरस। दूसरा है जेरूसलम। ये दो वायरस हैं, इसके टाइप हैं ये आपके फाइल इन्फेक्टर वायरस के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा वायरस आ जाता है, नेक्स्ट वायरस के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट वायरस को कराने से पहले, ये मैंने आपको फाइल इन्फेक्टर के बारे में कराया ना, ठीक है, और मैंने आपको बूट सेक्टर के बारे में बताया था। वो वायरस जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसको हम बोलते हैं मल्टीपार्टाइट। क्या बोलते हैं? मल्टीपार्टाइट वायरस। क्या क्या कर रहा है वो, आपके बूट सेक्टर को भी इफेक्ट कर रहा है, और आपकी फाइल्स को भी क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो बूट सेक्टर को भी इन्फेक्ट कर रहा है और फाइल्स दोनों को इन्फेक्ट कर रहा है, डबल अटैक कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी पार्टाइट वायरस। क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टाइट वायरस, ठीक है। जब ये फाइल इन्फेक्टर का भी काम करे और बूट सेक्टर वायरस का भी काम करे, उसी वायरस को हम क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टाइट वायरस, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं छोड़ना मुन्ना, एग्जाम्पल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल करेंगे हम मल्टीपार्टाइट की। सबसे पहली एग्जाम्पल आ जाती है इसकी, गोस्ट बॉल, ठीक है, गोस्ट बॉल, ठीक है जनाब। फिर आती है इसकी टकीला, ठीक है। अब ये नाम पे मत जाना, टकीला दूसरी चीज़ की बात नहीं हो रही, ये आपकी एक वायरस है, ठीक है। और एक होता है डार्क एवेंजर,
ठीक है, ठीक है साहब, ये हो गया हमारे पास। अब ये किसके एग्जाम्पल्स हुए? मल्टीपार्टाइट के। और काम क्या है इस मल्टीपार्टाइट का? फाइल इन्फेक्टर का भी काम करेगा और बूट सेक्टर वायरस का भी ये काम कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वायरस आ जाता है मैक्रो वायरस। ठीक है, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि बहुत लंबा खींच रहे हैं सर, अबे तो यार मैं क्या करूं बताओ। अब जेकेएसएस भी इतना घुस घुस के पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, मैं भी थोड़ा, हम भी घुसें ज़रा टॉपिक्स के बीच में, हम भी चीज़ें को एक्सप्लोर करें। ठीक है, वो पुराना पढ़ा पढ़ा है, पुराना रटवाते रहते हैं लोग, उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं यार। मैं आपको सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, आपने कोई भी कोर्स लिया हो, वेल एंड गुड है, वहाँ से पढ़ो, लेकिन मेरी भी वीडियो एक ज़रूर देख लिया करो, ताकि एक अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, और चीज़ें अच्छे से आप समझ लो। नेक्स्ट करते हैं हम मैक्रो वायरस। मैक्रोज आपने कहाँ सुना है सबसे पहले बताओ? एक्सेल में सुना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुना होगा, और किस में सुना होगा? वर्ड में सुना होगा। ठीक है, भाई हमने मैक्रो पढ़ा तो है एक्सेल वर्ड में, लेकिन समझ नहीं आती मैक्रो होता क्या है। मैं बताता हूँ, देखो, एक्सेल और वर्ड में आप जब भी कोई रेपिटेटिव टास्क करते रहते हो, ठीक है, मतलब बार बार वही सेम चीज़ करते रहते हो। ठीक है, सपोज करो वर्ड में आप क्या कर रहे हो, सेम फॉर्मेटिंग कर रहे हो, सेम टाइप का आप फॉन्ट लगा रहे हो, सेम कलर है, ठीक है, सब कुछ सेम ही कर रहे हो हमेशा। तो यही रेपिटेटिव टास्क जब ऑटोमेटिकली होना शुरू कर जाए, तो उसी को हम बोलते हैं मैक्रो। तो मैक्रो क्या होता है? एक छोटा सा स्क्रिप्ट होता है यार, प्रोग्राम कह सकते हो आप, जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रेपिटेटिव काम जो होते हैं, रेपिटेटिव टास्क जो होते हैं, उसे ऑटोमेटिकली क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने वाले स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। और मैक्रो वायरस क्या करेगा? इसी मैक्रो को अटैक करेगा, ताकि जो आपके रेपिटेटिव टास्क हैं वो पूरे ना हो पाए। देख रहे हो किस किस हिसाब के वायरस हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि ये वायरस एक्टिवेट हो गया है, अगर हो गया, तो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं अपने वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर कोई शीट बनाए हैं, तो क्या वो ओपन होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए मैक्रो वायरस के रिलेटेड, तो वो किसको इन्फेक्ट करेगा? जो आपने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, एमएस एक्सेल में कोई शीट बनाई है, ठीक है, तो उसको इन्फेक्ट करते हैं, वो उसे ओपन ही नहीं होने देता। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना कि जो हमारा मैक्रो होता है वो किससे लिखा जाता है? वीबीए से। ठीक है, फुल फॉर्म भूल गए? तो क्या है फुल फॉर्म? विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। क्या है? विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। और इसी वीबीए के थ्रू आपका जो मैक्रो वायरस है वो एंटर करता है। ठीक है, वीबीए स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो वीबीए क्या है यार? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो मैक्रो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसी के अंदर, इसी के थ्रू आपका जो वायरस है वो एंटर कर जाता है मैक्रो के अंदर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैक्रो वायरस के एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आता है मेलिसा, 1999 में आया था ये मेलिसा। फिर आता है कंसेप्ट, एक एमसीक्यू आया था 1999 में। ठीक है, तो याद रखना, मेरी डेट ऑफ बर्थ यही है। ठीक है, मेलिसा, कंसेप्ट, और फिर आ जाता है हमारे पास लैरॉक्स। ठीक है, एक नाम भूल रहा है यार मेरे को, हेंसाइटर, हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। किसके एग्जांपल्स? मैक्रो वायरस के। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, आधा घंटा होने वाला है और अभी सिर्फ हम वायरस पे ही हैं। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना यार, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल मैनर में करवाऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, एंड तक बने रहना और पेन नोटबुक के साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, अगला वायरस हमारा आएगा डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वायरस।
अभी तक जो मैंने आपको वायरस पढ़ाए थे वो क्या कर रहे थे, आपकी मेमोरी में स्टे भी कर रहे थे, ठीक है। या तो एंटीवायरस उन्हें हटा देगा, अगर एंटीवायरस काम नहीं कर पा रहा तो वो हमेशा आपके कंप्यूटर में रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट एक्शन वायरस का क्या होता है ना, ये अपना काम करता है, आपकी फाइल्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, और जैसे ही इसका काम पूरा होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डायरेक्ट एक्शन करता है ये, ठीक है। अपना काम करके ये खुद ब खुद क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेमोरी में स्टे नहीं करता। अभी तक जो हमने वायरस पढ़े थे वो मेमोरी में स्टे कर रहे थे, लेकिन जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है वो मेमोरी में स्टे नहीं करता, मतलब रुकता नहीं है, अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज़ ए नॉन रेजिडेंट वायरस। ये एक आपका नॉन रेजिडेंट वायरस है, क्योंकि जैसे ही इसका काम होता है फाइल्स को इन्फेक्ट करके, तुरंत क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, फाइल्स को इन्फेक्ट करके, ठीक है। अब इसके इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आता वीना वायरस, वीना। फिर आता Win64, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट ही इसके एग्जांपल्स हैं, किसके, हमारे डायरेक्ट एक्शन वायरस के, ठीक है। अब हमारा अगला जो वायरस आ जाएगा वो आ जाएगा स्टेल्थ वायरस, ठीक है। अगला डालेंगे हेडिंग स्टेल्थ वायरस। अब इसका नाम स्टेल्थ वायरस क्यों है, आप लोगों ने स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में सुना होगा, जो रडार में विजिबल नहीं होते, रडार उनको कैप्चर नहीं कर पाता। सेम गोज विथ स्टेल्थ वायरस। ये भी क्या होता है, एंटीवायरस को क्या करता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है। एंटीवायरस जब भी कोई वायरस स्कैन करता है तो उसमें स्टेल्थ वायरस नहीं आता, क्योंकि वो क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है। अपने आप को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर पॉलीमॉर्फिक वायरस भी तो ये था, लेकिन पॉलीमॉर्फिक वायरस अपना प्रेजेंस चेंज कर रहा था, अपना कोड चेंज कर ले रहा था, लेकिन ये छुप जा रहा है, ठीक है, हाइड। ये क्या कर रहा है, ये छुप जा रहा है, अपनी प्रेजेंस को हाइड कर रहा है, ठीक है, सिस्टम को, एंटीवायरस को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टेल्थ वायरस का, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर लेते हैं स्टेल्थ वायरस की। एग्जांपल लिखेंगे, एक है हमारा वेल, और एक है फ्रोडो, ठीक है, और एक है फन लव। ये तीन एग्जांपल है इसके स्टेल्थ वायरस के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने वायरस का कंसेप्ट पढ़ लिया और वायरस के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। वायरस खुद क्या था, एक इंपॉर्टेंट मालवेयर था। अब डिफरेंट मालवेयर हम साथ साथ में करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है रिलेटेड टू रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का एक टाइप का मालवेयर है। वायरस का टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके टाइप्स वगैरह सब कुछ कर लिया। अब हम करेंगे कंसेप्ट, पहले जानेंगे रैंसमवेयर का, ठीक है। देखो कोर कंसेप्ट भी हैं इसमें, जैसे अभी आपने जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा था, उसमें ऐसे ही स्टेटमेंट्स आई थी, ठीक है। तो पहले रैंसमवेयर का पूरा कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्रिप्टो रैंसमवेयर, लॉकर रैंसमवेयर, ठीक है, सब कुछ डिटेल में करेंगे। अब एमसीक्यू पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, रैंसमवेयर टॉपिक जो भी है सारा हम पढ़ लेते हैं। अब हेडिंग डाल लेना टॉपिक रैंसमवेयर, ठीक है। देखो रैंसमवेयर क्या है, एक टाइप का आपका मालवेयर है, जैसे वायरस था। अब इसका क्या काम होता है, जैसे सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। क्या है, फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, ठीक है। उसको क्या कर देता है ये, उसको क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे ही आप इन फाइल्स या डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, वहाँ पे लॉक लगा हुआ आप पाते हो। तो वही लॉक को अनलॉक करने के लिए क्या होता है, फिर ये आपसे पैसे की डिमांड करता है, ठीक है। पैसे की डिमांड करता है, पैसा देना पड़ता है, और ख़ास करके पैसा किस फॉर्म में देना होता है, तो क्रिप्टो की फॉर्म में देना होता है। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे ये आपके कंप्यूटर में कैसे आ जाता है रैंसमवेयर, तो सपोज़ करो कि आपने कोई
इनवैलिड लिंक आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कोई स्पैम ईमेल्स को आपने ओपन कर दिया, यहाँ एक आपको लिंक आई, आपने उस पर शेयर कर दिया, ठीक है, तो फिर जैसे ही आप उस लिंक को शेयर करते हो रैंसमवेयर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सिस्टम में आपके इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। फिर सपोज करो कि आपकी कोई फाइल्स है, जैसे फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, फैमिली पिक्चर्स हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या हो जाएंगे, आपको इनक्रिप्ट फॉर्म में नजर आएंगे, मतलब लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्क्रीन पर आपको मैसेज आएगा, पे मनी टू गेट योर फाइल्स बैक, आपको मतलब फिर पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब पैसा लूटना का एक जरिया है रैंसमवेयर, ठीक है, इलीगल तरीके से। और पेमेंट यूजली याद रखना क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में भी कौन सी, तो बिटकॉइन में मांगी जाती है आपसे, ठीक है। और इसी में सबसे जो डेंजरस टाइप होता है रैंसमवेयर का, वही होता है क्रिप्टो, सेम चीज़ होती है, क्रिप्टो रैंसमवेयर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ये। इसमें क्या होता है, फाइल्स को, पूरी फाइल्स को आपकी इनक्रिप्ट कर देगा और डेटा आपका इनएक्सेसिबल हो जाता है, और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ये, ठीक है। अब एक टाइप इसमें आता है आपका लॉकर रैंसमवेयर। कौन सा, लॉकर रैंसमवेयर। लॉकर रैंसमवेयर क्या करेगा ना, आपकी फाइल्स को लॉक नहीं करेगा, आपके पूरे सिस्टम को ही लॉक कर देगा, जैसे आपका कंप्यूटर ही नहीं ऑन होगा, ठीक है। आपको लॉग, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते तो वहाँ पे लॉगिन आता ना, वो लॉगिन का एक्सेस ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा सिस्टम को लॉक कर देगा वो, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉकर रैंसमवेयर, ठीक है। और एक होता है स्केयरवेयर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लेना, स्केयरवेयर ये लॉक वगैरह कुछ नहीं करता, ये आपके सिस्टम पे वार्निंग शो करेगा, ठीक है, वार्निंग शो करेगा कि हमारे पास तेरा इतना इतना डेटा है, इतने इतने पैसे निकाल, नहीं तो सब कुछ शेयर कर देंगे, तो डरा के पैसे लेने की कोशिश होता है स्केयरवेयर, ठीक है। तो तीन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो इस एमसीक्यू पे आओ। क्रिप्टो रैंसमवेयर फोकस ऑन इनक्रिप्टिंग वैल्यूएबल फाइल्स एंड डेटा ऑन द विक्टिम सिस्टम, बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉकर रैंसमवेयर प्रिवेंट्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इंटायरली, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को क्या कर देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हमारा क्या कर देता है, लॉक कर देता है। तो फर्स्ट और सेकंड इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट आपको बताना जरूरी है, पहले वो कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, फिर थर्ड स्टेटमेंट पे चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ओल्ड, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू। अगर मैं ओल्ड रैंसमवेयर की बात करूँ ना, तो ये क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम को क्या करते थे, लॉक भी करते थे, और आपका जो डेटा है वो भी चुरा लेते थे, डेटा स्टील भी करते थे। सिस्टम लॉक करके पैसे तो डिमांड करते थे, लेकिन उसमें जो आपका वैल्यूएबल डेटा है वो भी क्या कर लेते थे, डेटा स्टील नहीं करते थे, सॉरी, डेटा स्टील आपके न्यू रैंसमवेयर करते थे। ओल्ड में क्या होता था, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम लॉक कर देते थे और आपसे क्या करते थे, पैसे की डिमांड करते थे। लेकिन न्यू में क्या हो गया ना, अपग्रेड, सिस्टम अपग्रेड हुआ, एडवांस तरीके आए, ठीक है, जिसे हम आज के जो रैंसमवेयर होता है उसे हम एडवांस रैंसमवेयर करते थे। ये आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट तो करेंगे और सिस्टम भी लॉक करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, सिस्टम को भी लॉक करेंगे, और आपका जो वैल्यूएबल डेटा है उसको भी क्या कर लेंगे, स्टील कर लेंगे, डेटा स्टील कर लेंगे, जो कि ओल्ड रैंसमवेयर नहीं करते थे। वो और सिर्फ क्या करते थे, आपका सिस्टम लॉक करते थे और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे की डिमांड करते थे। लेकिन न्यू में क्या हुआ, जो एडवांस रैंसमवेयर आए वो उन्होंने इंक्रिप्शन भी किया आपकी फाइल्स को, पूरा सिस्टम भी लॉक किया, पैसे भी डिमांड किए, और जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा था उसको भी क्या कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ransomware strains automatically exfiltrate steal the user's data before applying encryption। लेकिन ओल्ड में तो ऐसा सिस्टम नहीं था ना, तो ऑल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट हो जाएगी वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब रैंसमवेयर के ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे हमने वायरस के एग्जांपल पढ़े थे, वैसे हम रैंसमवेयर के एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कि रैंसमवेयर के कौन कौन से फेमस एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला था वानाक्राई, वानाक्राई, ठीक है, पैट्या, नॉट पैट्या, और ये जो है ना, ये सबसे डेंजरस था यार, 2017 में आया था और पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा रखी थी, ठीक है।
अब आप बोले कि सर वो पैसे ऑनलाइन भी मांग सकते हैं, यूपीआई से भी मांग सकते हैं, लेकिन यूपीआई से अगर मांगेंगे ना तो वो ट्रेस हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेस होते हो सकते हैं, इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी होती है वो अनट्रेसेबल होती है, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी में भी कौन सी, तो बिटकॉइन याद रखना, एक बिटकॉइन याद रखना, और आपका मोनेरो। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, आपने रैंसमवेयर भी अच्छे से कर लिया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारे जो मालवेयर आ जाते हैं, एक हो जाता है स्पाईवेयर और एक हो जाता है एडवेयर। हम पहले इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस दे के आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले स्पाईवेयर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवेयर। ठीक है, अब जैसे मैं स्पाईवेयर की सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके नाम में ही है, देखो क्या है, एक टाइप का ये भी मालवेयर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाई। तो जैसे ही ये आपके सिस्टम में एंटर करता है ना, ये बैकग्राउंड में चलते रहता है, ये बैकग्राउंड में रन करते रहता है। ठीक है, बैकग्राउंड में चलते रहेगा, और जो भी आप एक्टिविटी करोगे अपने सिस्टम में, ठीक है, जैसे आप कुछ चीज़ें ब्राउज कर रहे हो, ठीक है, कुछ म्यूजिक सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, इंटरनेट पे कुछ सर्फ कर रहे हो, तो उसको क्या करेगा, चुपके से क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, मॉनिटर करना शुरू कर देगा। ठीक है, और सेंसिटिव डेटा जो है, जैसे आपका अगर मैं बात करूं पासवर्ड्स हैं, ठीक है, पासवर्ड्स हो गए, बैंक डिटेल्स हो गई, उनको भी क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, पासवर्ड्स, ठीक है, बैंक की डिटेल्स, इनको क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, और ये सब क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, स्टील कर लेता है, और किसको भेजता है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, बेसिकली जो अटैकर्स होते हैं, जिन्होंने इंटेंशन के साथ आपके सिस्टम में ये स्पाईवेयर भेजा होता है। अब स्पाईवेयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है ना, वो होता है की लॉगर। आपने नाम सुना होगा, वो किसका एग्जांपल, आपके एक टाइप का आपका स्पाईवेयर है की लॉगर। ठीक है, की लॉगर क्या करता है, आपके कीबोर्ड की एक्टिविटी को ट्रैक करता है। जैसे आपने कीबोर्ड में अपने कोई पासवर्ड डाला, अपने बैंक का कोई, सपोज करो कि आपने कोई ओटीपी डाली, ठीक है, आपने अपने एटीएम का पिन डाला, ठीक है, या आपने अपने यूपीआई का पासकोड डाला, तो उसको क्या करेगा, ये ट्रैक कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, और अपना जो भी अटैकर है उसको सेंड कर देगा। तो आपका पैसा यहाँ से चोरी होने का डर रहता है इसी की लॉगर से। ठीक है, और ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन आपका एक टाइप का क्या है, की लॉगर स्पाईवेयर है। ठीक है, और क्या करता है, तो कीबोर्ड की आपकी जो जो भी कीबोर्ड पे आप कीज को क्लिक करते हो, उसको पूरा मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एडवेयर पे। देखो, एडवेयर का मतलब सबसे पहले याद रखना, स्टील करना नहीं होता, ये आपका डेटा चोरी नहीं करता, ये बहुत सारी एड्स दिखाता है। चाहे कोई वेबसाइट हो गई या कोई ऐप्स हो गए, आपको बहुत सारे एड्स शो करते हैं ना, तो वो उन्हीं एड से क्या करता है, अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर अचानक से अनवांटेड प्रोमोशनल बैनर्स आते हैं, पॉपअप, नए ब्राउजर्स टैब ओपन कर, मतलब अपने आप हो जाते हैं। तो यही क्या होता है, यही आपका एक टाइप का एडवेयर होता है। ठीक है, ये उसी से क्या होता है, जैसे ही एड्स आपके फ़ोन में चलेंगी तो उसी से उसका क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, इससे हमारे सिस्टम को बस एक ही खतरा होता है, वो होता है हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि अनवांटेड एड्स इतनी चलने शुरू हो जाती है ना। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने अगर कोई थर्ड पार्टी जगह से आपने एक ऐप इंस्टॉल किया होगा, तो वो बहुत सारी एड्स क्या करता है, शो करता है, लिखा होता है कि अगर आपको ये गेम खेलनी है, सबसे पहले आपको ये ऐड देखनी पड़ेगी। फिर 3-4 ऐड क्या होती हैं, इकट्ठी-इकट्ठी प्ले होना शुरू हो जाती हैं, वही आपका एडवेयर होता है, और उसी से उसका क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। जितनी एड्स आएँगी, उस बंदे को उतना रेवेन्यू मिलेगा, और आपका सिस्टम क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता किससे, स्पाईवेयर से। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। देखो, अब क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट स्पाईवेयर फ्रॉम एडवेयर। देखो, अगर आप देखोगे बी वाले पे तो लिखा हुआ है स्पाईवेयर कोवर्टली मॉनिटर्स एंड ट्रांसमिट्स यूजर डेटा, वेयर एडवेयर प्राइमरली जनरेट्स अनवांटेड प्रमोशनल कंटेंट। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एडवेयर तो ऐसा करता ही नहीं है, फिजिकली टारगेट हार्डवेयर कंपोनेंट को। ठीक है, तो सही इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, वो है आपका स्टक्सनेस्ट वो मॉलवेयर। अब हमारा जो तीसरे टाइप का मॉलवेयर होगा वो होगा स्टक्सनेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू में वायरस के बारे में पढ़ा, वायरस पूरा कंप्लीट किया, फिर हमने रैंसमवेयर पे आए। थर्ड में हमने क्या किया,
स्पाईवेयर किया, एडवेयर किया, अब हम करेंगे अपना स्टक्सनेस्ट। ठीक है, अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि हम इसको अब डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल मालवेयर नहीं था, इसको हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला साइबर वेपन था। क्या था? साइबर वेपन, साइबर वेपन था। ठीक है, अब कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि इसको बनाया था यूएस ने मिलके और इजराइल ने मिलके इसको बनाया था। ठीक है, क्यों बनाया था? क्योंकि इनको क्या करना था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्या करना था, डिस्ट्रॉय करना था। क्या करना था? न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था ईरान का, उसे क्या करना था, डिस्ट्रॉय करना था। उस मंशा से कहते हैं कि यूएस और इजराइल ने इसको बनाया था 2010 के अराउंड। ठीक है, और इसने टारगेट किया था ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको, बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूग मशीन्स होती हैं, यूरेनियम जो प्रोसेस करती हैं, उसको क्या किया था, टारगेट किया था। ठीक है, अब एक चीज़, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ना, वो एयर गैप्ड नेटवर्क से बना था। एयर गैप्ड नेटवर्क से। एयर गैप्ड नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जिनका बाहर की जो इंटरनेट वाली दुनिया होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। सपोज करो ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, एक बड़ी सी मेरी मिल है, उसके अंदर मेरे कंप्यूटर सिस्टम बने हैं, और इसको मैंने एयर गैप्ड नेटवर्क बनाया, मतलब बाहर वाला जो इंटरनेट कनेक्शन है इससे इसका पूरा कट ऑफ है, ताकि एक्सटर्नल थ्रेट ना आ सके मेरे सिस्टम में। ठीक है, लेकिन स्टक्सनेस्ट ने इसको कैसे, इस चीज़ को कैसे टैकल किया, तो उन्होंने क्या किया था, यूएसबी के थ्रू, यूएसबी आपको पता है एक हार्डवेयर है, यूएसबी जाके यहाँ पे लगाई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि यूएसबी ड्राइव के थ्रू सिस्टम में इसको एंटर करवाया गया था, किसको, स्टक्सनेस्ट को। मतलब हार्डवेयर से एंटर करवाया था आपका ये जो मालवेयर है स्टक्सनेस्ट, और इसको क्या कहा गया था, दुनिया का पहला साइबर वेपन, जो 2010 में कहा जाता है कि यूएस और इजराइल ने बनाया था ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और इससे हुआ क्या, बेसिकली इसने हार्डवेयर को टारगेट किया ना, पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को टारगेट किया, जिससे जो उनकी जो मशीन्स थी, जो मशीन्स वगैरह थी वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। ठीक है, मशीन्स वगैरह जो है ईरान की वो डैमेज हो गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। इट वॉज स्पेसिफिकली इंजीनियर टू सैपोडेज फिजिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम स्काडा। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। अब स्काडा की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। क्या होती है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम है जो इंडस्ट्री के जो प्रोसेस होते हैं उनको क्या करता है, मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है, स्काडा सिस्टम। तो बेसिकली स्टक्सनेस ने इसी को क्या किया था, स्काडा जो ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ठीक है, उसका जो सिस्टम था उसे हम स्काडा कहते हैं, उसी को क्या किया था, टारगेट किया था। ठीक है, स्टक्सनेस्ट से। बाकी एयर गैप नेटवर्क मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है इट्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाज मास फिशिंग ईमेल। बिल्कुल गलत, मैंने आपको बताया था कि बाहरी दुनिया से इसका पूरा कट ऑफ था एयर गैप नेटवर्क की वजह से, जो उनका प्रोग्राम था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, यूएसबी के थ्रू इसको एंटर करवाया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट यूटिलाइज्ड मल्टीपल जीरो डे एक्सप्लॉइट्स टू स्प्रेड विया इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स अक्रॉस एयर गैप नेटवर्क्स। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रही होगी, जीरो डे। अब मैं आपको इसको बताता हूँ जीरो डे क्या होता है। देखो, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ ए। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर मैं बना देता हूँ ए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसी कमजोरी है। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसी कमजोरी है, वीकनेस है, जिसके बारे में अभी तक मुझे पता नहीं है, और इसी का फायदा उठाकर क्या करता है, अटैकर इस पे अटैक कर देता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेरे को जीरो टाइम मिला इसको फिक्स करने में, इसका पैच मेरे को पता ही नहीं था। तो इसीलिए इसी चीज़ को हम बोलते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर ने मल्टीपल जीरो डे एक्सप्लॉइट्स किए थे। ठीक है, उनके उनके ईरान का जो सिस्टम है उसको क्या करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए, और उन्होंने कैसे किया था, यूएसबी से करवाया था। तो पूरा स्टक्सनेस्ट मैंने आपको पूरा इसकी हिस्ट्री, क्या क्या चीज़ें हुई थी, सब कुछ इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ में था, तो करंट अफेयर से अगर उसको रिलेट करके पूछना हुआ कंप्यूटर का तो वो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, एंटीवायरस वाले टॉपिक से, ये न्यूज़ में था इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
अब आ जाता है हमारा टॉपिक वॉर्म का। ठीक है, अभी तक हम काफ़ी सारे मालवेयर पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मालवेयर आ जाएगा वो आ जाएगा वॉर्म। तो अब एमसीक्यू पे जाने से पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वॉर्म, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वॉर्म को डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसे यूज़र एक्शन की ज़रूरत है, जैसे वायरस को थी। यूज़र एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे। ठीक है, होस्ट की ज़रूरत होती है इसे, होस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो क्या बात बताई मैंने आपको, इसको यूज़र एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ रही है यूज़र एक्शन की ज़रूरत? जैसे वायरस में हम कोई फाइल को क्लिक करते थे, कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करते थे, तब जाके हमारा जो वायरस है वो एक्टिव होता था। ठीक है, लेकिन वॉर्म के चक्कर में ऐसा नहीं होता। देखो, वॉर्म पूरा डिपेंड होता है आपके नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ज़रिए ही ये आपके सिस्टम में आता है, फिर नेटवर्क के ज़रिए ही ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और सपोज़ करो मेरा कंप्यूटर जो कनेक्टेड है वो 2 कंप्यूटर के साथ और कनेक्टेड है और मेरे मोबाइल से भी कनेक्टेड है। तो वही नेटवर्क के ज़रिए वो मेरे वॉर्म जो है वो मेरे फ़ोन में भी आ जाएगा, मेरे दूसरे कंप्यूटर्स में भी आ जाएगा। तो नेटवर्क के थ्रू ये क्या कर रहा है, फैल रहा है और अपनी क्या कर रहा है, मल्टीपल कॉपीज़ बना रहा है। तो यही डिफ़रेंस है वॉर्म के बीच में और वायरस के बीच में। वायरस क्या था, उसे ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। हम किसी फाइल पे क्लिक करते थे, वो जाके एक्टिव होता था, और होस्ट क्या करता था, वो होस्ट लेता था, जैसे किसी फाइल में चला जाएगा। ठीक है, किसी फोटो में जाके छुप के बैठ जाएगा। लेकिन वॉर्म के केस में ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर करेगा और फिर जो है आपकी फाइल से इन्फेक्ट करना वो शुरू कर देगा। ठीक है, सपोज करो किसी ईमेल के थ्रू आ गया। ठीक है, सेल्फ स्प्रेड कर रहा है, नेटवर्क के जरिए ये खुद ब खुद फैल रहा है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है वॉर्म का और वायरस का। ठीक है, तो स्प्रेड कैसे हो रहा है, तो इसकी जो स्प्रेड है ये कैसी है, नेटवर्क बेस्ड स्प्रेड। ठीक है, ये लाइन हमेशा याद रखना, वॉर्म का केस। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ है कि ये क्या क्या डैमेज कर सकता है, हमारे नेटवर्क को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, और कभी कभी हमारा डेटा भी क्या कर सकता है, स्टील कर सकता है, डेटा डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बताया वॉर्म का। अब टाइप्स कैसी होती है, जैसे ईमेल से जो वॉर्म आते हैं उन्हें हम कहते हैं ईमेल वॉर्म, फिर नेटवर्क से जो आते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्क वॉर्म। ठीक है, अब कुछ इस वॉर्म के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे आई लव यू आ जाता है, जो 2000 के अराउंड आया था। फिर एसक्यूएल आ जाता है, एसक्यूएल स्कैमर। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स आपको वॉर्म की याद रखनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल याद रखना, मॉरिस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। पहला देखो, कंप्यूटर वॉर्म डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम और यूजर इंटरवेंशन टू स्प्रेड। बिल्कुल सही हो जाएगा, ये किसका काम था, होस्ट प्रोग्राम और यूजर इंटरवेंशन, ये था वायरस का। लेकिन वॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता। रीजन पढ़ो, वॉर्म often consume massive amount of system bandwidth and memory as the continuously replicate themselves over a network. रीजन सिंपल सा ये बोल रहा है कि वॉर्म क्या करता है, बहुत सारा नेटवर्क बैंडविड्थ लेता है। इसका क्या मतलब होता है, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और अपनी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना के दूसरे दूसरे कंप्यूटर में, और उस कंप्यूटर से जितने भी मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको क्या करता है, उनमें भी चले जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है इस चीज़ का रिजल्ट है, ना कि एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो रीज़न है ये खुद एक रिजल्ट है असर्शन का, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो रिजल्ट है, ना कि एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया वॉर्म का, मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। और ये जो मालवेयर है, जैसे लॉजिक बॉम्ब, की लॉगर तो मैं आपको बता चुका हूँ, एडवेयर भी बता चुका हूँ। ठीक है, पहले की लॉगर को क्या करते हैं हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। की लॉगर में बताओ क्या आएगा, तो क्यू का 2 आना चाहिए। ठीक है, एडवेयर भी मैंने बताया था, एडवेयर का ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉजिक बॉम्ब और बॉटनेट पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप मालवेयर डाल देना, लॉजिक बॉम्ब और बॉटनेट। पहले बात कर लेते हैं लॉजिक बॉम्ब की।
अब लॉजिक बॉम्ब कैसा अटैक करता है, तो ये करता है कंडीशन बेस्ड अटैक। कैसा? कंडीशन बेस्ड अटैक। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी समझाता हूँ। जैसे सपोज करो एक मालवेयर, ए नाम का मालवेयर मेरे कंप्यूटर में आया, पीसी में आया, जिसमें ये कंडीशन है कि अगर मैं फेसबुक लॉगिन करूंगा तो मेरी जितनी भी फाइल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिलीट। ठीक है, एक एग्जांपल ये समझो। दूसरा दूसरा ये समझो कि आज सपोज करो आज डेट है 5 मई, ऐसे समझो 5 मई आज डेट है। अब एक और मालवेयर आया बी, इसमें कंडीशन सेट है कि जैसे ही 10 मई आएगी, ठीक है, जैसे ही 10 मई आएगी मेरा जो सिस्टम का, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो लॉजिक क्या हो रहा है, लॉजिक यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है। लॉजिक के सॉरी कंडीशन के बेस्ड पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि जैसे ही मैं फेसबुक को लॉगिन करूंगा मेरा जो फाइल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। दूसरा क्या कि 5 मई से जैसे ही 16 मई आएगी मेरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो यही क्या है, आपका लॉजिक बॉम्ब है। क्या है, लॉजिक बॉम्ब। अब सवाल ये आता है कि ये हमारे पीसी में आता कैसे है। देखो पहली बात तो ये कभी भी खुद से नहीं आता, इसको कोई इंसान अटैकर, देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको मैं खुद भी बना सकता हूँ। कैसे? सेल्फ। जैसे सपोज करो मेरा जो लैपटॉप है वो चोरी हो गया, अब मैंने इसमें ये कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि अगर मेरा कोई भी गलत पासवर्ड डाले 3 से ज़्यादा बार, तो सिस्टम अपने आप क्या हो जाना चाहिए, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो खुद ब खुद डिलीट हो जानी चाहिए, ताकि वो किसी के हाथ में ना आए। ठीक है, तो मैं खुद भी क्या कर रहा हूँ, खुद भी इसमें क्या कर रहा हूँ, कोड अपना डाल रहा हूँ। कोड क्या डाला हुआ है कि कोई भी अगर मेरा पीसी चोरी होता है इनकेस, और 3 से ज़्यादा बार कोई गलत पासवर्ड डाल देता है, तो मेरी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर जाएंगी। ये मैंने खुद के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए रखा है। लेकिन अगर अटैकर भी डाल दे तो अटैकर फिर अपने हिसाब से कंडीशन सेट करके आपकी जो फाइल्स हैं उस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, यही कंसेप्ट था आपका लॉजिक बॉम्ब का। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब लॉजिक बॉम्ब का पहले यहाँ पे आंसर लगाओ। देखो, रिमेन डोरमेंट अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन और डेट इज मेट। ठीक है, जब कंडीशन, जब तक फुलफिल नहीं करता तब तक वो ऐसे सिंपल डोरमेंट मतलब खाली बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे ही वो कंडीशन मीट कर जाएगी फिर वो क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो बच गया बॉटनेट, बॉटनेट की बात कर लेते हैं। अब बॉटनेट को इस तरीके से समझो, सपोज करो यहाँ पे ये एक हैकर है जिसका नाम है ए। ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये और ये चौथा कंप्यूटर है। ठीक है, इसने क्या किया, इन सबको क्या कर लिया, हैक कर लिया। ठीक है, इसने वॉर्म यहाँ पे, वॉर्म इन जो वॉर्म मालवेयर था वो सब में डाल दिया। ठीक है, ये चारों जो है इसने क्या कर लिए, 1 2 3 4, ये चार जो कंप्यूटर है ये क्या कर लिए, ए ने हैक कर लिए। ठीक है, इन्फेक्ट कर दिए। और ये क्या करेगा, अपने टाइप का प्रोग्राम इसमें भी डाल देगा, इसमें भी डाल देगा, इसमें भी डाल देगा और इसमें भी डाल देगा। चारों में अब चारों को कंट्रोल कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, अपने हिसाब का प्रोग्राम जो है वो ए ने इन चारों कंप्यूटर में डाल दिया। ठीक है, और जो जो प्रोग्राम ए ने इसमें डाले हैं, अब वो प्रोग्राम किसकी बात मानेंगे, ए की बात मानेंगे। जो ए कहेगा वो इन चारों कंप्यूटर को अब करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्या क्या करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सपोज करो ये कोई अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मानो। अब ए ने कमांड दिया, तुम चारों क्या करो, जाके इस पर स्पैम करो, स्पैम करो, इतना स्पैम करो कि वेबसाइट क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। और इसी क्रैश को, इसी स्पैमिंग को हम क्या बोलते हैं, DDoS। ठीक है, DDoS आप सबने सुना होगा इसके बारे में, DDoS के बारे में। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। उस वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है कि वो ओवरलोड हो जाती है, वो क्रैश कर जाती है वो वेबसाइट। ठीक है, तो वो किसके मदद से हो पाता है, वो बॉटनेट ही, बॉटनेट जो टेक्निक होती है उससे हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये सब क्या है, बॉट्स। ठीक है, और ये इनको जो सुपरवाइज कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको बॉटनेट समझ आया होगा। अब देखो आप यहाँ पे लगा लोगे, बॉटनेट क्या है, ए नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल अटैकर। इसमें से सेंट्रल अटैकर कौन था, ये ए। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी।
तो P का 1 होगा, Q का 2, R का 3 एंड S का 4। D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चारों हमने लॉजिक बॉम्ब, कीलॉगर, एडवेयर और बॉटनेट भी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कुछ एंटीवायरस की टेक्निक्स। एंटीवायरस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अब JKSSB कोर टॉपिक्स पे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एंटीवायरस के टेक्निक्स भी हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो यार ये मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि अब एंटीवायरस बचा है। वायरस और मालवेयर हम सारा कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा बचता है एंटीवायरस टेक्निक्स और टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, और वो कौन कौन से कंपनीज के हैं वो। तो टोटल 20 MCQs हैं। सेकंड भी एक घंटे, 1 घंटा 10-20 मिनट और ऊपर हो सकता है, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, पूरी चीज़ें हमने डिटेल में करी। सेकंड पार्ट आएगा, उसमें एंटीवायरस बचा है और कुछ टाइप्स ऑफ एंटीवायरस टेक्निक्स हम कर लेंगे, और जो भी थोड़ा सा वायरस वाला पार्ट बच गया होगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन वायरस और मालवेयर वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, FAA की कोई भी कंप्यूटर की टॉपिक होगी, हम इसी तरीके से MCQ से और डिटेल में चीज़ें हम सारी करने वाले हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करना इसको। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखो।